नमस्कार, देश प्रदेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दिल्ली से मैं हूं शरद शर्मा और मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी सोहित मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में लखनऊ के गोमती रिवर फ्रंट मामले में सीबीआई ने 40 जगहों पर यूपी में छापेमारी की है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी कमाल खान के पास। लखनऊ में अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोमती रिवर फ्रंट के सिलसिले में सीबीआई ने आज तकरीबन 40 जगहों पे रेड करके जांच पड़ताल की। लखनऊ में गोमती के किनारे तकरीबन 13 किलोमीटर के स्ट्रेच को लैंडस्केपिंग करके वहां पे गार्डन्स, वॉकिंग प्लाजा, जॉगिंग ट्रैक, वॉकिंग ट्रैक वगैरह बनाया जाना था और यहां पे 45 करोड़ की लागत से एक बेइंतहा खूबसूरत म्यूजिकल फाउंटेन फ्रांस से मंगा के लगाया गया था। लेकिन इनमें घोटालों के आरोप के बाद इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई थी। इसे देखकर लगता नहीं कि ये यूपी के किसी शहर की तस्वीर है, लेकिन रात की रंगीन रोशनियों में आसमान में उड़ते ड्रोन की नज़रों से गोमती नदी के खूबसूरत किनारे कुछ यूं ही नजर आते थे। लेकिन सरकार बदली तो सब बदल गया। सीएम योगी खुद एक रोज रिवर फ्रंट पहुंच गए और इससे जुड़े अफसरों को बुलाकर फटकार लगाई। बाद में इसकी जांच सीबीआई को दे दी। प्रोजेक्ट पे आरोप है कि इसमें 1531 करोड़ का प्रोजेक्ट था। 1437 करोड़ खर्च हो गया। 95% खर्च हुआ, काम सिर्फ 60% हुआ। टेंडर में मनमानी की, कई काम बिना टेंडर के दिए, ब्लैकलिस्ट कंपनियों को टेंडर दिए, सस्ता काम महंगा कराया गया। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले को लेकर सीबीआई ने पहला केस 2017 में दर्ज किया था, जबकि दूसरा केस अब 2021 में दर्ज हुआ है। दोनों एफआईआर में सरकारी अफसरों समेत करीब 200 आरोपी हैं। लेकिन जिन अखिलेश यादव की सरकार में गोमती रिवर फ्रंट का काम हुआ था, उन अखिलेश का दोनों एफआईआर में नाम नहीं है। सूत्रों की माने तो उनके खिलाफ जांच जारी है। सीबीआई ने आज 3 राज्यों में एक साथ 42 जगह रेड की। सिंचाई विभाग के इंजीनियर और मुख्य आरोपियों में से एक रूप सिंह के गाजियाबाद के घर रेड हुई। लखनऊ में कम से कम 17 जगह रेड हुई। इनमें ठेकेदार, सप्लायर और सिंचाई विभाग के इंजीनियरों के बंगलों पर रेड हुई। गोरखपुर में बीजेपी एमएलए राकेश सिंह बघेल के घर रेड हुई। उनके भाई अखिलेश सिंह ने रिवर फ्रंट में काम किया है। आगरा में अन्नपूर्णा ट्रेडिंग कंपनी के पार्टनर नितिन गुप्ता के यहाँ रेड हुई। इटावा में कॉन्ट्रैक्टर पुनीत अग्रवाल के घर सीबीआई टीम पहुंची तो वो फरार हो गए। सीबीआई ने उनका घर सील कर दिया। बुलंदशहर में ठेकेदार और कांग्रेस नेता राकेश भाटी के घर 4 घंटे सीबीआई की रेड चली। वो इसे सियासी कार्रवाई कहते हैं। मैंने रिवर फ्रंट में काम किया था जी। वहाँ की जांच चल रही है। उस जांच के संबंध में ये लोग आए थे। मेरे घर में उन्होंने सर्च किया जी। उन्हें जो कुछ मिला नहीं और वो यहाँ से चले गए। गोमती नदी में 45 करोड़ की लागत से एक म्यूजिकल फाउंटेन लगाया गया था। इस फाउंटेन के चलने पे इससे म्यूजिक निकलता था। ये तरह तरह के शक्ल अख्तियार करता था और इस पे लेजर लाइट से रोशनी की जाती थी। आरोप है कि इसकी खरीद के लिए केंद्र सरकार से इजाजत नहीं दी गई। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि चुनाव से पहले ये सब सियासत के लिए हो रहा है। अगर कहीं कोई शिकायत है, उस जांच का समाजवादी पार्टी समर्थन करती है और जांच होनी चाहिए। लेकिन जो टाइमिंग है और ईडी और सीबीआई की जो साख है कि जहां भी राजनीतिक संकट होता है, कहीं चुनाव होता है, वहां ईडी सीबीआई पहुंच जाती है। इस तरीके से इन संस्थाओं का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। लखनऊ में गोमती नदी के दोनों तटों पे 14 किलोमीटर के स्ट्रेच में बन रहा एक खूबसूरत रिवर फ्रंट एक बदसूरत विवाद का हिस्सा बन गया है। क्योंकि मामला सियासी है, इसलिए लोगों को ये शक होता है कि इसमें मालूम नहीं कितनी सियासत है और कितनी सच्चाई, और मालूम नहीं इसकी पूरी सच्चाई कभी सामने आ भी सकेगी या नहीं, या ये भी मायावती के तथाकथित स्मारक घोटाले की तरह उछलेगा और बंद हो जाएगा। लखनऊ में कैमरामैन राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। मैं फिलहाल मौजूद हूँ महाराष्ट्र के विधान भवन के ठीक बाहर। यहाँ पर अगर आज बात करें तो बड़ी कार्रवाई की गई है। बीजेपी के दरअसल 12 विधायकों को निलंबित कर दिया गया है। जिस तरह से उन्होंने हंगामा किया, उसे देखते हुए स्पीकर की ओर से ये बड़ी कार्रवाई की गई। जो निलंबित विधायक हैं उसमें आशीष शेलार और गिरीश महाजन भी शामिल हैं।
एनसीपी नेता और कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक का आरोप है कि बीजेपी के इन नेताओं ने स्पीकर के कैबिन में जो अधिकारी हैं उनके साथ धक्का मुक्की की है। वहीं देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी पक्ष नेता हैं, उन्होंने विधानसभा स्पीकर की कार्रवाई को एक तरफा बताते हुए कहा कि ये सही नहीं है और उनका कहना है कि ये बात सच है कि बीजेपी के विधायक गुस्से में थे लेकिन उन्होंने गाली नहीं दी। निलंबन के खिलाफ शिकायत लेकर बीजेपी के जो विधायक हैं वो आज शाम गवर्नर से भी मिले। आज जिस प्रकार से सभागृह में ओबीसी के संदर्भ में केंद्र सरकार डेटा दे इसका ठराव लाया गया और उसके ऊपर हमको बोलने नहीं दिया गया, उस समय हमारे कुछ लोग ऊपर चढ़े थे लेकिन उसके बाद वो सारे नीचे आए। इससे पहले कई बार ऐसी घटना हुई है, कभी किसी को सस्पेंड नहीं किया गया। बाद में हम सारे लोग अध्यक्ष जी के चेंबर में गए, वहां पर हमारी बातचीत हुई। शिवसेना के और रूलिंग पार्टी के कुछ एमएलए आए, हमारे भी एमएलए थे, वो आमने सामने आए तो हमने उनको दूर किया। कोई भी गाली बीजेपी के किसी भी सदस्य ने नहीं दी। गाली किसने दी हम सबने सुनी है। हमारे आशीष चेलार जी ने पीठासीन अधिकारी के साथ उनकी क्षमा याचना भी की, उनसे क्षमा भी मांगी। सब लोग गले मिले, अपने अपने रास्ते गए। उसके बाद केवल ओबीसी समाज के सामने इस सरकार का नकाब फट रहा है। ये ध्यान में आने के बाद एक षड्यंत्र के तहत सत्ता पार्टी ने हमारे 12 विधायकों को सस्पेंड किया है। स्पीकर का चुनाव सदस्यों को सस्पेंड करके नहीं लिया जा सकता, इसके बारे में कई प्रकार के दाखले हैं। सोहित, ये बताइए, ये 12 विधायक बीजेपी के सस्पेंड किए गए हैं, ये समझ में आ रहा है, लेकिन आप बता रहे थे कि कुछ दुश्मन दोस्त बनते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, पाले बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, संकेत मिल रहे हैं। मुझे लगता है कि इस बात में बहुत से लोगों की दिलचस्पी हो सकती है। ये क्या मामला है? बिल्कुल शरद जी, देखिए आज सुबह जब मानसून सत्र शुरू हो रहा था उससे पहले यही चर्चा हम लोग कर रहे थे कि बीजेपी और शिवसेना के बीच में दोस्ती बढ़ रही है। कल यानी इससे पहले अगर बात करें रविवार को देवेंद्र फडणवीस जब मीडिया से बात कर रहे थे तब भी उन्होंने ये कहा कि शिवसेना हमारी दुश्मन नहीं है। उन्होंने दूसरे पार्टियों के साथ गठबंधन किया जिसके वजह से हमारे मतभेद हैं, लेकिन वो हमारे दुश्मन नहीं है। तो आज सुबह जहाँ पर ये बातचीत चल रही थी कि क्या ये दोनों पार्टियां साथ में आ सकती हैं, क्या एक बार फिर से शिवसेना और बीजेपी एक साथ गठबंधन कर सरकार बना सकती है, तो वहीं शाम होते होते हम देखते हैं कि बीजेपी के 12 विधायक जो हैं उनको निलंबित कर दिया गया है, जिसके बाद एक बार फिर से दोनों के बीच में जो मिठास कहीं ना कहीं आई थी रिश्ते में वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। तो आमिर खान और किरण राव का जिक्र किया था आज संजय राउत ने। उन्होंने कहा था कि जिस तरह से आमिर खान और किरण राव एक दूसरे से अलग हो गए हैं लेकिन फिर भी वो एक दूसरे के साथ ही हैं, उनका जो पूरा कारोबार है वो भी जुड़ा हुआ है, उनके बेटे के लिए भी वो एक साथ हैं। उसी तरह से बीजेपी और शिवसेना का रिश्ता है। लेकिन ये आज सुबह की बात है। उसके बाद जिस तरह से जिन पर कार्रवाई की गई, जो पीठासीन अधिकारी हैं भास्कर यादव, वो शिवसेना के ही विधायक भी हैं। दरअसल महाराष्ट्र के इस विधान भवन की अगर बात करें तो विधानसभा है, वहाँ पर कोई स्पीकर नहीं है। नाना पटोले आखिरी स्पीकर थे। उसके बाद उन्होंने जब महाराष्ट्र कांग्रेस को उन्हें अध्यक्ष बना दिया गया तब उन्होंने उस पद से इस्तीफा दे दिया। तब से लेकर अब तक उस पद पर कोई औपचारिक तौर पर चुनाव नहीं हुआ, कोई जो स्पीकर है वो अभी तक आया नहीं है। तो इसलिए जो पीठासीन अधिकारी हैं उनको वहां पर बिठाया जाता है। और आज उनके साथ जिस तरह से धक्का मुक्की की गई, जो उनका कहना है कि उनके साथ बीजेपी के विधायकों ने धक्का मुक्की की, उन्हें गंदी गंदी गालियां दी गई, उसके बाद इस तरह की कार्रवाई की गई है। अब ये भी देखना जरूरी होगा कि क्या मंगलवार यानी कल जो दूसरा और आखिरी दिन है मानसून सेशन का, उसमें क्या ये लोग स्पीकर का चुनाव कराते हैं, क्योंकि अगर कल चुनाव कराते हैं तो बीजेपी के पास पहले से ही 12 विधायक कम हो जाएंगे, यानी महाविकास आघाड़ी और मजबूत नजर आएगी। जो आज सुबह बात चल रहा था कि हो सकता है कि महाविकास आघाड़ी के कुछ नेता बीजेपी को वोट कर देंगे और सत्ता पलट जाएगी, तो वो फिलहाल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और शिवसेना बीजेपी जो पास आ रहे थे वो भी एक बार फिर से दूर होते हुए दिख रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अब महाराष्ट्र से चलते हैं सीधा बिहार, जहां पर खबर लेके आ रहे हैं मनीष कुमार। बिहार में आरजेडी के 25वें स्थापना दिवस में अरसे बाद लालू यादव अपने कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए।
तेजस्वी यादव ने इस मौके पर नीतीश कुमार पर जमकर हमला बोला। खास बात यह है कि चिराग पासवान ने आज ही से अपनी आशीर्वाद यात्रा शुरू की और दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के करीब आने के संकेत दिए। हम विश्वास दिलाना चाहते हैं लोगों को कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। मिट जाएंगे, लेकिन हम लोग टूटने वाले नहीं हैं। जेल, अस्पताल और बीमारी को पीछे छोड़ अपनी पार्टी के 25वें स्थापना दिवस में शामिल हुए लालू यादव ने जैसे नेताओं कार्यकर्ताओं में एक नई जान फूंक दी। जेपी लोहिया कर्पूरी ठाकुर के साथ समाजवादी विरासत को याद किया और कहा कि गरीबों के राज्य को जंगल राज का नाम दिया गया। क्योंकि गरीब लोगों का राज था। सैकड़ों बरस से रोटी एक तवा पर जल रही थी एक तरफा, वो जनता के गरीबों के सहारे हमने पलट दिया। रोटी को पलटा और वो लगातार क्रम शुरू हुआ। इससे लोगों को बहुत तकलीफ कि जंगल राज आ गया। पुरानी विरासत के अलावा लालू यादव ने एक छोटा सा मास्टर स्ट्रोक भी खेला, अपने साथी रामविलास पासवान को याद करते हुए। आज हमारे देश में नई जबकि अपने पिता के जन्मदिन पर आशीर्वाद यात्रा के लिए पहले पटना और फिर हाजीपुर पहुंचे चिराग पासवान ने एलजेपी में अपनी जमीन वापस हासिल करने का सफर शुरू किया। मैं धन्यवाद करूंगा हर उस सत्तापक्ष विपक्ष दल के नेताओं का और उन राजनीतिक दलों का जिन्होंने मेरे पिताजी की जयंती को इतने धूमधाम से अपने अपने कार्यालयों में मनाया। चिराग पासवान संतुष्ट थे। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर रामविलास पासवान को श्रद्धांजलि दी। नीतीश इस अवसर पर पूरी तरह खामोश दिखे, जबकि आरजेडी ने भी पासवान के चित्र पर फूल चढ़ाकर अपने कार्यक्रम की शुरुआत की। तेजस्वी ने भी नीतीश की जमकर खबर ली। अरे संगठित संस्थानों के भीष्म, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी। 60 से 70 घोटाले हो गए, आज तक किसी पे कार्रवाई उन्होंने की। चिराग पासवान के रोड शो की सफलता के बाद बिहार में बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। उसके पास सीमित विकल्प हैं। एक, या तो वो नीतीश कुमार को खुश करने के लिए चिराग पासवान को बाहर रखते हुए पशुपति कुमार पारस को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दे, लेकिन इसका दूसरा पक्ष यह है कि तब बीजेपी को बिहार में दलित समुदाय खासकर पासवान जाति के 6% वोटों से हाथ धोना होगा। पटना से कैमरामैन हबीब अली के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। अनलॉक हो रही है दिल्ली, लेकिन बंद हो रहे हैं कुछ बाजार। क्यों? इंतजार कीजिए, दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। मैं दक्षिणी दिल्ली के बड़े और मशहूर बाजार लाजपत नगर के सेंट्रल मार्केट में हूं। सोमवार का दिन है, आमतौर पे ये छुट्टी का दिन होता है, लेकिन फिर भी काफ़ी दुकानें यहां पर खुली मिल जाया करती हैं। लेकिन कोरोना नियमों की अनदेखी के चलते इस बाज़ार को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। दिल्ली के अंदर कोरोना नियमों की अनदेखी की वजह से एक के बाद एक कई बाज़ारों को बंद किया गया है। दरअसल बाज़ारों के अंदर भीड़ बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, जिसके चलते प्रशासन को ये फैसला लेना पड़ रहा है। भीड़ रोकने का तरीका फिलहाल किसी के पास नहीं है, इसलिए ये एक संदेश देने की कोशिश भर है। पुरानी दिल्ली का मशहूर सदर बाजार, ये तस्वीरें सोमवार की हैं। शनिवार को सदर बाजार के रुई मंडी बाजार में इससे ज्यादा भीड़ रही होगी। जिला प्रशासन ने 6 जुलाई तक बाजार बंद करने के आदेश दे दिए ताकि ये इलाका सुपर स्प्रेडर ना बन जाए। व्यापारियों का कहना है कि वो नियम का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनके बाजार को टारगेट किया जा रहा है।
ये सारी अंदर मार्केट, इन सब मार्केटों के जितने भी हमारे व्यापारी भाई हैं वो यहीं रुई मंडी से होके अंदर जाते हैं और बाहर आते हैं। पहली बात। दूसरी बात, इनके जितने टू व्हीलर आते हैं वो यहीं खड़ा करके ये चले जाते हैं सुबह से शाम तक, रश तो अपने आप होगा। तीसरी बात, जो अंदर माल पैक होता है इन लोगों का, वो माल जो है आके नग ढेर लगते हैं हमारे रुई मंडी में। एक्चुअली अगर आप देखो तो रुई मंडी का इतना कसूर नहीं है जितना इसको टारगेट किया जाता है। जितनी पीछे पिक्स भेजी हैं इन्होंने बिल्कुल सही कहा, पिछले साल की वो पिक्स भेज के एलिगेशन लगाते हैं रुई मंडी, पान मंडी की लेते हैं रुई मंडी, अंदर की लेते हैं रुई मंडी, एक्चुअल से टारगेट रुई मंडी। और मैं ये कहता हूँ अगर 40 फुट पे आप सोशल डिस्टेंस अगर नहीं कुछ हो पाता तो अंदर आप कैसे कर रहे हैं? 3-3 फुट की गलियाँ। इसी तरह दक्षिणी दिल्ली के लाजपत नगर 2 का सेंट्रल मार्केट भी अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। दुकानदारों का कहना है कि कुछ ग्राहक लापरवाही कर देते हैं जिसकी वजह से समस्या हो जाती है। हम लोग कोशिश करते हैं, कस्टमर को ये भी बोलते हैं कि थोड़ा सा दूर खड़े हो, हम लोग भी दूर खड़े होते हैं, लेकिन अब कस्टमर तो दिखाना ही पड़ता, कस्टमर दिखाते हैं, तो इस तरह से कोशिश करके हम अपने काम को चला रहे हैं। जनता कर रही है पालन यहाँ की भीड़ को देख के? तो देखिए 100% 99% आपको मास्क लगाए हुए मिलेंगे, तो 2-4-5% ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, उनके 2000 के 3000 के चालान भी कट रहे हैं। इससे पहले पश्चिमी दिल्ली के नांगलोई इलाके के पंजाबी बस्ती मार्केट और जनता मार्केट को 6 जुलाई तक के लिए बंद कर दिया गया। पूर्वी दिल्ली के गांधीनगर की 12 दुकानों को भी कोरोना नियमों के उल्लंघन के आरोप में 12 जुलाई तक बंद करने के आदेश दे दिए गए। व्यापारियों की शिकायत है कि बाजार में भीड़ नियंत्रित करना उनका काम नहीं, पुलिस और नगर निगम का काम है, जबकि भीड़ होने पर सजा सिर्फ उनको मिल रही है। जब दिल्ली के सभी बाजार खुले हुए हैं, सभी बाजारों की सभी दुकानें खुली हुई हैं, तो फिर भीड़ तो हो ही सकती है। भीड़ होने की संभावना को कैसे खारिज किया जा सकता है? वहीं दूसरी तरफ अगर भीड़ होगी तो कोरोना वायरस भी फैल सकता है, इस संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए ज़रूरी है कि बाकायदा एक सिस्टम बनाया जाए। केवल ये कह देने से कि सावधानी बरतिए, कोरोना नियमों का पालन कीजिए, ये कहने भर से काम नहीं चलने वाला है। दिल्ली से सुकीर्ति द्विवेदी और अपने कैमरा सहयोगी शशिकांत झा के साथ मैं शरद शर्मा, NDTV इंडिया।